अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। तो चलते हैं राइटिंग बोर्ड की तरफ। हाँ जी बच्चों, ये आपकी बुक का पेज है जो हमारे पास एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं, वही हम लोगों ने करने हैं। तो याद रखें, अगर आप स्मार्ट सिलेबस को देखें तो स्मार्ट सिलेबस के अंदर इन क्वेश्चन में से 7.1, 2 और 3 शामिल नहीं है। तो 7.4 जो है ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, ये हम लोग करेंगे। 7.5 जो है ये हम लोग करेंगे। 7.6 जो है ये भी हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। 7.7 भी शामिल है और 7.8 भी शामिल है। और इसके बाद 7.11 ये हम लोग करेंगे और 7.12 ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है और 7.13 जो है ये भी शामिल है। तो ये हमारे पास तकरीबन 8 शॉर्ट क्वेश्चन है जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, बाकी इसके अलावा शामिल नहीं है। तो हम लोग इन्हीं को बारी बारी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सबसे पहले हम लोगों ने 7.4 करना है। 7.4 जो है वो क्वेश्चन आप लोग सबसे पहले देख लें। क्वेश्चन ये है, what is the total distance traveled by an object moving with simple harmonic motion in a time equal to its period if amplitude is a। अगर एम्पलीट्यूड a हो, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन और एक्सट्रीम के दरमियान में डिस्टेंस होता है। अगर एम्पलीट्यूड हो a तो उस वक्त एक वाइब्रेशन में कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल होगा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 7.4 ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम को ज़रा गौर से देखें। ये बच्चों हमारे पास है फिक्स सपोर्ट और ये हमारे पास इसके साथ स्ट्रिंग फिक्स है और दूसरे सिरे पे बॉब अटैच है। बेसिकली ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और ये इस वक्त इसकी मीन पोजीशन ओ पे है। अगर हम इसको डिस्प्लेस करके एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाएं तो ये हमारे पास इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है बच्चों ए, और ये हमारे पास इसके अलावा दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन जो है ये हमारे पास है बी। अगर हम इसको मीन पोजीशन ओ से डिस्प्लेस करके एक्सट्रीम पे ले जाएं और छोड़ दें तब ये ए और बी के दरमियान में वाइब्रेट करेगा। तो ये हमारे पास वाइब्रेशन होगी ए और बी के दरमियान में। अब देखें मेरी बात सुन लें। यहाँ पर मीन और एक्सट्रीम के दरमियान में ये मीन पोजीशन है, ये हमारे पास है मीन पोजीशन। ओके, इसको रेस्ट पोजीशन भी कहते हैं, इसी को इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। इसको मीन पोजीशन भी कहते हैं, रेस्ट पोजीशन भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। ए जो है वो यहां पर हमारे पास है एक्सट्रीम पोजीशन, ए हमारे पास है एक्सट्रीम पोजीशन और बी जो है ये भी हमारे पास है एक्सट्रीम पोजीशन। तो ए और बी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, ओ जो है वो मीन पोजीशन है। मीन और एक्सट्रीम के दरमियान में जो डिस्प्लेसमेंट है, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास है ए। तो मीन और एक्सट्रीम के दरमियान में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास है ए। तो ये फासला जो है वो हमारे पास ए है। तो ये बी और ओ के दरमियान में भी फासला हमारे पास ए है। तो सवाल ये है कि जब ये बॉडी एक वाइब्रेशन मुकम्मल करेगा, एक वाइब्रेशन क्या होती है, ए से बी तक मूव करे और बी से वापस ए पर आ जाए, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा। तो ज़ाहिर है ए से बी तक और बी से वापस ए पर आएगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ए से बी तक जब जाएगा ये वाला ए और ये वाला ए, ये 2a हो जाएंगे। तो ये हमारे पास a प्लस ए और फिर जब वापस आएगा तो फिर ये a और ये फिर a, तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस ए। तो टोटल बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा 4 टाइम्स a। यही हमारा आंसर है। तो ये 4 टाइम्स a हो जाएगा, यानी कि एक वाइब्रेशन क्या होगी, a से b तक जाए और वापस a तक आ जाए। तो a और o के दरमियान में तो डिस्प्ले जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो a है। तो जाहिर है 1a 2a 3a और ये 4a, और वापस जब a से b पर और b से a पर आएगा तो टोटल 4a के बराबर जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। तो ये इस सवाल का जो कंसेप्ट है 7.4 का, ये हम लोगों ने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट हैपन टू द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ द लेंथ इज डबल, व्हाट हैपन इफ द सस्पेंडेड मास इज डबल। सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला आपको आना चाहिए। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 7.5। क्वेश्चन है 7.5। सबसे पहले तो हम लोग यहां पर लिखते हैं टाइम पीरियड का फार्मूला। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला है। इसमें आप ये देखें कि लेंथ पे तो डिपेंडेंट है लेकिन मैस पे डिपेंडेंट नहीं है।
तो इसका पहला पार्ट ये कि अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए, तो सवाल ये कि अगर लेंथ को डबल कर देंगे तो टाइम पीरियड में क्या इफेक्ट होगा, उसका सोल्यूशन मैं यहां पर बताने लगा हूं। इफ लेंथ इज इंक्रीजेस टू डबल, यानी कि एल को रिप्लेस कर दे 2l से, तो टाइम पीरियड क्या बनेगा, टी प्राइम जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल की जगह हम लिखेंगे 2l डिवाइडेड बाई जी। अब इसमें इजाफी क्या है, 2 इजाफी है अंडर रूट में, 2 जो अंडर रूट में इजाफी है उसको अलग लिख दें, और बाकी जो है वो तो ओरिजिनल फैक्टर है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो ये हमारे पास ओरिजिनल फैक्टर है। अब ये जो ओरिजिनल है ये तो हमारे पास टी के बराबर है, तो इस तरह से जो टी प्राइम है वो बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 टाइम्स टी के। तो इस तरह से जो टाइम पीरियड है वो अंडर रूट 2 टाइम्स ये हमारे पास इस चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका कंसेप्ट है इस सवाल का। तो इसका जवाब जो है वो हमारे पास यही आएगा, अंडर रूट 2 टाइम्स जो है, तो ये हमारे पास इसका जवाब आएगा। तो ये लेंथ को डबल करने से टाइम पीरियड पे ये अफेक्ट होगा। अब मैथ को डबल करने से क्या होगा, इफ m इज इंक्रीजेस टू 2m, अगर मैथ को डबल कर दिया जाए, आप यहां पर देखें टाइम पीरियड की डिपेंडेंस जो है वो सिंपल पेंडुलम में मैथ पे तो है ही नहीं, तो मैथ डबल करने पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, टाइम पीरियड रिमेन सेम इफ सस्पेंडेड मैथ इज डबल। तो यहां पर हम यही बात लिखेंगे, टाइम पीरियड रिमेन सेम if suspended mass is double। अगर सस्पेंडेड मास को डबल कर दिया जाए तो टाइम पीरियड सेम रहेगा। तो ये इस सवाल का जवाब है और ये उसका कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 7.6 की तरफ चलते हैं। डज द एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन? क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सेलरेशन जो है वो मोशन के दौरान कांस्टेंट रहेगा? इसका जवाब है नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, समझते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 7.6 भाई हमारे पास जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। यहां पर अगर आप गौर से देखें, जो एक्सेलरेशन होता है ये तो एक्स पे डिपेंड करता है, और जब कोई बॉडी या कोई सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा होता है या कोई भी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है वो वाइब्रेट कर रहा होता है, तो एक्स तो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है। जब एक्स पॉइंट टू पॉइंट चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो इसलिए हम ये बात कह सकते हैं, एक्सेलरेशन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक्सेलरेशन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, acceleration does not remain constant during simple harmonic motion। और उसने एक बात और भी पूछी थी क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। इज एक्सेलरेशन एवर जीरो? क्या एक्सेलरेशन जीरो भी होगा? बिल्कुल जीरो होगा। कहाँ जीरो होगा? जाहिर है जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी। तो ये बात मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स जीरो कहाँ पर होता है? मीन पे जीरो होता है एक्स। एक्स मीन पे जाकर जीरो हो जाता है तो जाहिर है एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। एट मीन पोजीशन एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू जीरो एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। तो मीन पे जाकर एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाएगा। तो ये उस सवाल का कंसेप्ट है। जो उस सवाल में दो बातें पूछी हुई हैं, दोनों बातों को हमने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7.7 व्हाट इज मीन बाय द फेज एंगल? फेज क्या कहते हैं? फेज एंगल क्या होता है? फेज हमारे पास एंगल ही होता है वो जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन जो है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। फेज इज एन एंगल विच डिफाइन डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फेज एक एंगल होता है जो डिफाइन करता है डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फेज के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 7.7। क्वेश्चन है 7.7। तो फेज का पूछा हुआ है। फेज क्या है? फेज तो एंगल को ही कहते हैं। फेज याद रखें, फेज एंगल को ही कहते हैं। फेज कहते हैं एंगल को। तो फेज क्या होता है? फेज इज एन एंगल विच डिफाइन डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन।
तो यहां पर इसकी डेफिनेशन यही है, बुक में भी लिखी हुई है, आप बच्चे देख सकते हैं वहां से। फेज इज एन एंगल, एंगल को ही फेज कहते हैं, विच डिफाइन डिस्प्लेसमेंट, which define displacement as well as direction of body executing simple harmonic motion। जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा हो उससे मुतल्लिक दो इंफॉर्मेशन देता है, उसकी डिस्प्लेसमेंट और उसकी डायरेक्शन की। तो ये हमारे पास फेज है। जैसे हमारे पास फार्मूला आपके पास था, अगर आपको याद है, फार्मूला हमारे पास था x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। तो थीटा जो है ये फेज है, और फेज से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से मुतल्लिक। मजीद इसमें क्या पूछा हुआ था वो हम देखते हैं। तो मजीद ये पूछा था, डज इट डिफाइन एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड ड्राइविंग फोर्स? नो, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ड्राइविंग फोर्स में कोई एंगल डिफाइन नहीं करता। तो ये हम लिखेंगे, दूसरी बात का जवाब यही है, नो। तो दूसरी बात का जवाब यही है हमारे पास, नो, इट डज नॉट डिफाइन एन एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड ड्राइविंग फोर्स। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ड्राइविंग फोर्स के दरमियान में ये कोई एंगल जो है वो डिफाइन नहीं करता। तो ये इस सवाल का जवाब जो है वो यहां पर जो है वो कंप्लीट हो गया। हाँ जी बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, व्हाट इज द कंडीशन, अंडर व्हाट कंडीशन डज एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट व्हिच इज आल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन? यानी कि क्या ऐसी कंडीशन है जिसमें दो सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऐड किया जा सके? तो वो कंडीशन जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 7.8। तो क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है 7.8। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, कंडीशन फॉर एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या कंडीशन है जिस पर दो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसको हम लोग ऐड कर सकें? तो वो हमारे पास कंडीशन ये है, सेम फ्रीक्वेंसी, यानी कि दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन की सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। पहली हमारे पास कंडीशन ये है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे सेम नेचर भी होनी चाहिए, सेम नेचर। देखें मेरी बात सुने, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी जब सेम होगी तो वेवलेंथ भी सेम ही होगी, तभी आप उनको ऐड कर सकते हैं। कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, एंगल का फर्क एक जैसा होना चाहिए। अगर एंगल का फर्क एक जैसा नहीं होगा तो फिर भी ऐड नहीं होगी। और सेम नेचर होनी चाहिए। ये ना हो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और एक मैकेनिकल वेव्स हो, तो मैकेनिकल वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ ऐड नहीं कर सकते। दोनों की नेचर सेम होनी चाहिए, या दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होनी चाहिए, या दोनों फिजिकल वेव्स होनी चाहिए, या मैकेनिकल वेव्स होनी चाहिए। तो नेचर इस तरह से सेम होनी चाहिए, तभी हम इनको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम इनको ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7.9 और 10 तो स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, तो 11 की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग ऑसिलेटिंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इनका आपस में रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन की बात कर लेते हैं 7.11 के लिए। तो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 7.11 जो है, देखिए पहली बात तो ये कि ये जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो भाई ये जो टोटल एनर्जी होती है ये पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होती है। टोटल एनर्जी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होती है। तो देखें जब बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, कहीं पर पोटेंशियल ज़्यादा होती है, कहीं पर काइनेटिक ज़्यादा होती है, लेकिन हमेशा टोटल जो है वो उसका सेम रहता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम की डायग्राम बनाता हूँ।
ये हमारे पास फिक्स सपोर्ट है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ अटैच है बॉब। बॉब ये हमारे पास वो मीन पोजीशन पे था, ये हमारे पास इस वक्त है एक्सट्रीम पोजीशन पे। हाँ जी बच्चों, ये हमारे पास है एक्सट्रीम पोजीशन पे। ओ जो है वो मीन है, ए और बी जो है वो एक्सट्रीम है। अब देखें बॉडी जैसे जैसे मीन से जाएगा एक्सट्रीम की तरफ, एक्सट्रीम पे याद रखें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होती है मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो होती है ज़ीरो। और मीन पे पोटेंशियल जो है वो हमारे पास ज़ीरो होती है, और काइनेटिक जो है वो हमारे पास मैक्सिमम होती है। और एक्सट्रीम पे दोबारा से वही बात, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो होती है। ये इसकी वजह ये देखें, एक्सट्रीम पे जाकर बॉडी स्लो हो जाता है। आपको तो इस बात का पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। बॉडी जब ए और बी के दरमियान में वाइब्रेट कर रहा होता है तो एक्सट्रीम पे जाकर बॉडी स्लो हो जाता है। स्लो होने की वजह से, यानी कि वेलोसिटी के जीरो होने की वजह से ही काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो इसलिए होती है क्योंकि वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाती है। और आपको पता है कि वेलोसिटी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। जबकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है 1/2 kx²। और यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी एक्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि एक्सट्रीम पे एक्स जो है वो मैक्सिमम होता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। और जबकि जो मीन है उस यहाँ पर अपोजिट है उसके। तो ये एक्चुअली वो कंसेप्ट है पोटेंशियल और टोटल एनर्जी का पोटेंशियल काइनेटिक के साथ रिलेशन है, जहाँ पे पोटेंशियल जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, काइनेटिक जो है वो मिनिमम हो जाएगी, लेकिन टोटल सम वही रहेगा। मीन पे सारी काइनेटिक होती है क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, इसलिए हमारे पास मीन पे जो है वो सम, लेकिन टोटल सम हर जगह पे सेम रहता है। यहाँ पे भी पोटेंशियल और काइनेटिक का सम वही होगा जो कि मीन पे होगा। एक्सट्रीम और मीन पे पोटेंशियल और काइनेटिक का सम सेम रहता है। वो और बात है, एक्सट्रीम पे पोटेंशियल ज़्यादा होती है और मैक्सिमम मिनिमम होती है, और मीन पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और पोटेंशियल मिनिमम होती है। क्योंकि मीन पे एक्स की वैल्यू जो है वो तकरीबन क्या होती है, पोटेंशियल मिनिमम इसलिए है क्योंकि एक्स की वैल्यू जो है वो क्या होती है, वो मिनिमम होती है। एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पर होती है मिनिमम, तो ये इसकी वजह होती है। इसलिए ये हमारे पास एक्चुअली टोटल एनर्जी हर जगह पे सेम रहती है। तो ये इसका कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 7.11 का। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 7.12। डिस्क्राइब सम कॉमन फिनोमिना इन विच रेजोनेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। सबसे पहले तो आपको रेजोनेंस की का पता होना चाहिए। रेजोनेंस क्या है, जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटिंग बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, तब जो है वो रेजोनेंस अकर होती है। तो हमारे पास रेजोनेंस का आपको पहले पता होना चाहिए, रेजोनेंस होती क्या है। तो 7 पॉइंट हमारे पास ये क्वेश्चन था 12, तो 7.12 है क्वेश्चन। ये था, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेजोनेंस क्या होती है। रेजोनेंस बच्चों इसको समझ लें। देखिए मिसाल के तौर पर मैं आपको एक स्विंग बना देता हूँ, झूला बंद समझ लें या पेंडुलम समझ लें। लेट से मैं आपको यहाँ पर एक बना देता हूँ, सिंपल पेंडुलम ही बना लेते हैं हम लोग, झूला भी बना सकते हैं स्विंग। तो ये मैं पेंडुलम बना रहा हूँ, ये हमारे पास मीन पोजीशन पे था, और यहाँ पर ये बच्चों हमारे पास है एक्सट्रीम पोजीशन पे। ओके, तो ये वाइब्रेट करना है इसने मीन और एक्सट्रीम के दरमियान में। अब देखिए मेरी बात सुने, आप बॉडी को एक्सट्रीम पे ले जाएं, छोड़ दें, तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। अब आप इस पर बार बार पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करें, जिसकी फ्रीक्वेंसी वही होनी चाहिए जो वाइब्रेटिंग बॉडी की अपनी फ्रीक्वेंसी है नेचुरल। यानी कि जब अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी ऑफ, मैं यहां पे लिख देता हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स की जगह अप्लाइड फोर्स भी लिख सकते हैं। व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स बिकम इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तब जो है वो रेजोनेंस अकर होती है। यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये वाइब्रेट कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी से आप पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करें। यानी कि ये वाइब्रेट करके आए, आप फोर्स लगा दें, फिर वाइब्रेट करके आए, फिर फोर्स लगा दें, फिर वाइब्रेट करके आए, फिर फोर्स लगा दें।
तो बार बार जब आप पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, तब इसकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी को ही हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। तो रेजोनेंस जो है वो तब अकर होती है जब बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स है या जो अप्लाइड फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है। यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर तो तब ही होगी ना कि जब ये वाइब्रेट करके आएगा आप फोर्स लगाएं, फिर वाइब्रेट करके आए फिर फोर्स लगाएं। ये देखें इस तरह से आपकी एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। अगर ये वाइब्रेट करके आए आप फोर्स लगाएं और फिर जा रहा हो फिर लगा दें, यानी कि इरेगुलर इंटरवल में लगाएंगे, तो फिर वो जाहिर है रेजोनेंस अकर नहीं होगी। रेजोनेंस तब अकर होती है जब ये वाइब्रेट करके आए आप फोर्स लगाएं, फिर वाइब्रेट करके आए फिर आप फोर्स लगाएं। तो इस तरह से आपकी जो अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, उस वक्त इसमें रेजोनेंस पैदा होगी। और यही काम जो है वो स्विंग में भी होता है, रेडियो सर्किट में भी होता है। रेडियो सर्किट में अब देखें आपके टेलीविजन में जो ट्यूनर होता है, ट्यूनर भी इसी असूल पे काम करता है। जो सर्किट होता है ना टेलीविजन का, एक केबल टीवी में मुख्तलिफ टीवी चैनल आ रहे होते हैं, हर चैनल की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। अब जब आप चैनल चेंज करते हैं दरअसल आप उसकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, और जब सर्किट की इंटरनल फ्रीक्वेंसी जिस चैनल की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगी उसी पे ये सर्किट रेजोनेट करेगा और उसी चैनल की आवाज़ और तस्वीर ये लेगा और आपको दिखाएगा। तो रेडियो, ट्यूनिंग ऑफ रेडियो जो है वो भी इसकी एग्जांपल है। ट्यूनिंग ऑफ रेडियो जो है उसमें यही काम होता है। यानी कि ट्यूनिंग ऑफ रेडियो में मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब रेडियो टेलीविज़न के सर्किट की फ्रीक्वेंसी केबल में मौजूद जिस चैनल के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगी उसी पे ये रेजोनेट करता है सर्किट, और उसी की आवाज़ और तस्वीर जो है ये रिसीव करता है और आपको टेलीविज़न की स्क्रीन पे वही दिखाई देता है। इसके अलावा रेजोनेंस की एग्जांपल जो है वो स्विंग में भी आप दे सकते हैं, स्विंग में भी इसी तरह से है, माइक्रोवेव ओवन में भी है। तो ये तमाम वो एग्जांपल हैं जो रेजोनेंस के लिए आप दे सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ mass spring system is hung vertically and set into oscillation, why does motion eventually stop? सवाल ये है अगर आप लोग सिंपल पेंडुलम को वाइब्रेशन पे लगा दें। लेट्स से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर है 7.13, लास्ट क्वेश्चन है। ये मैंने बना दिया सिंपल पेंडुलम, ये फिक्स सपोर्ट थी, फिक्स सपोर्ट के साथ ये स्ट्रिंग और ये बॉब, और ये बच्चों हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन, ओके, ये मीन पोजीशन है। ए और बी जो है वो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है। अगर आप इसको एक्सट्रीम पे ले जाकर छोड़ दें ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। वाइब्रेट करते कर हमेशा वाइब्रेशन नहीं कंटिन्यू रहेगी, आहिस्ता आहिस्ता इसकी वाइब्रेशन जो है वो कम होती जाती है। कम होते होते ये मतलब फाइनली स्टॉप हो जाता है। कम क्यों होती है? देखिए मेरी बात सुने, मैं पहले इसका ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ आपके सामने। जब हम इसको वाइब्रेशन में लगाते हैं तो शुरू में तो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कम होता जाता है और फाइनली ये स्टेबल हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? डैम्पिंग की वजह से। ये बच्चों एक्चुअली ऐसा होता है डैम्पिंग की वजह से। व्हाट इज अ डैम्पिंग? डैम्पिंग क्या होता है? तो डैम्पिंग की वजह से डैम्पिंग क्या होती है? डैम्पिंग जो है, डैम्पिंग इज अ प्रोसेस वेयर बाय एनर्जी इज डिसिपेटेड फ्रॉम द ऑसिलेटिंग सिस्टम ड्यू टू फ्रिक्शन एंड रेजिस्टेंस। तो फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस की वजह से वाइब्रेट करते हुए बॉडी अपनी एनर्जी लूज करता है हवा के साथ फ्रिक्शन की वजह से। इसी को डैम्पिंग कहते हैं। तो डैम्पिंग को डिफाइन यूं करेंगे, डैम्पिंग इज अ प्रोसेस, डैम्पिंग is a process whereby energy is dissipated, from oscillating system due to friction and air resistance। यहां पर लिख देते हैं and air resistance। तो फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस की वजह से वाइब्रेटिंग बॉडी अपनी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता लूज करता है, इसी को डैम्पिंग कहते हैं। और डैम्पिंग की वजह से ही ये इसकी मोशन इवेंचुअली स्टॉप हो जाती है वाइब्रेटिंग बॉडी की। तो ये बच्चों हमारे पास तमाम शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत शुक्रिया।